हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? निर्मला निर्माण क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज है 26 अक्टूबर 2020 और आज हम लोग देखेंगे 26 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में किसान सर्वोदय योजना का उद्घाटन किया है? किस राज्य में, मतलब किस स्टेट में जो है किसान सर्वोदय योजना, क्या है इस योजना का नाम? किसान सर्वोदय योजना का उद्घाटन किया है। तो ये किया है कहां पर? गुजरात में। कहां किया गया है? गुजरात में। तो हाल ही में पीएम मोदी ने किस योजना का? तो किसान सर्वोदय योजना का जो है उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये गुजरात राज्य में किया है। और यहाँ मैं बता देना चाहूंगा, ये कृषि योजना है। ये जो किसान सूर्योदय योजना है, ये क्या है? एक कृषि योजना है। और इसके तहत जो है 5 AM से 9 PM तक, ये जो किसान सर्वोदय योजना है, इसमें 5 AM से 9 PM तक, मतलब 16 घंटे होते हैं। 5 AM मॉर्निंग टू 9 PM, मतलब ये जो है 5 बजे सुबह से 9 बजे शाम रात्रि तक जो है, तो 16 घंटे हुआ। इस 16 घंटे में जो है किसानों को बिजली का जो है पूरी तरह से बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। इसमें कहीं थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। ठीक, इसके लिए राज्य सरकार में जो है ट्रांसमिशन स्थापित करने के लिए इसके लिए मतलब किसान सर्वोदय योजना के लिए जो बिजली हर जगह जो 16 घंटे बिजली देने की बात की जा रही है किसानों को गुजरात में, तो उसके ट्रांसमिशन के लिए जो है कुल मिलाकर के आपका 3500 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया गया है। 3500 करोड़, ये जो है 3500 करोड़ रुपये में बिजली आपूर्ति ट्रांसमिशन लगाई जाएगी, जिससे क्या होगा, जितना भी किसान सूर्योदय योजना के अंतर्गत गुजरात के किसानों को 16 घंटा बिजली मुहैया कराई जाएगी। और गुजरात के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। नेशनल पार्क भी गुजरात में बहुत सारा है। तो गिर नेशनल पार्क, वंसदा, देखिए गिर गुजरात है ना, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। और वंसदा कहाँ है? वंसदा नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। और साथ ही बात कीजिए तो मरीन ब्लैक बग, ये जो है मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। और ब्लैक बग ये भी कहाँ है? गुजरात में। तो देखिए गुजरात में कितना नेशनल पार्क? 1 2 3 4 गो। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में है, मरीन नेशनल पार्क गुजरात में है, और ब्लैक बग नेशनल पार्क भी जो है गुजरात में है। और देखिए गुजरात से तो नेशनल पार्क हो गया, कुछ बांध भी है गुजरात में 2-3 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एक देखिए सरदार सरोवर बांध है ना, सरदार सरोवर बांध। और एक है उकाई बांध परियोजना, ये भी कहाँ है? उकाई। सरदार सरोवर बांध और उकाई बांध, सरदार सरोवर और उकाई बांध में 2 को याद रखना, सरदार सरोवर बांध गुजरात और उकाई बांध गुजरात। अब पूछेगा कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। और उकाई बांध कहाँ है? ताप्ती नदी पर है। तो ये जो उकाई बांध परियोजना पूछेगा कहाँ है, तो ये होगा ताप्ती। और ये सरदार परियोजना कहाँ हो गया? तो ये हो गया नर्मदा। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर। और यहाँ के नेशनल पार्क गिर गुजरात में है, वंसदा गुजरात में है, मरीन गुजरात में है, ब्लैक बग गुजरात में। तो ये सब था गुजरात का नेशनल पार्क, और इधर जो है आपका बांध था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत के किस राज्य ने, है ना, भारत के किस राज्य ने देश के पहले रेत टिब्बा, क्या बोल रहा है? रेत टिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र स्थापित किया है? व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये किया है गोवा सरकार ने। किसने किया है? गोवा ने। देखिए भारत के किस राज्य ने देश के पहले रेत टिब्बा, रेत मीन्स तो जानते हैं बालू वगैरह, बालू, और रेत टिब्बा मतलब टिब्बा माना होता है टीला, मतलब रेत टीला इसका नाम रखा गया। रेत टिब्बा पार्क है, रेत टिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये किया है गोवा सरकार ने, है ना। रेत टिब्बा का अर्थ क्या हुआ? तो बालू का टीला। और देखिए गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। अगर गोवा के सीएम की बात करें तो ये कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। ठीक है, प्रमोद सावंत गोवा के सीएम। और गोवा के गवर्नर कौन है? तो गोवा के गवर्नर देखिए, इसके गोवा के गवर्नर जो थे ना पहले, सत्यपाल मलिक थे। कौन थे? सत्यपाल मलिक। गोवा के गवर्नर थे सत्यपाल
मलिक। लेकिन क्या हुआ, सत्यपाल मलिक जी को जो है मेघालय का गवर्नर बना दिया गया, तो गोवा का स्थान रिक्त हो गया। तो गोवा का स्थान जब रिक्त हुआ तो गोवा का एडिशनल चार्ज जो है भगत सिंह कोश्यार, है ना, भगत सिंह कोश्यार जी को जो यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया, भगत सिंह कोश्यार को, ठीक है, एडिशनल चार्ज दिया गया। और भगत सिंह कोश्यार जो है वर्तमान में क्या है, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, भगत सिंह कोश्यार, भगत सिंह कोश्यार। तो एडिशनल चार्ज, ये भगत सिंह कोश्यार जो है महाराष्ट्र के गवर्नर तो है ही, साथ में उनको एडिशनल चार्ज गोवा का भी दिया गया है। और सत्यपाल मलिक कहाँ चले गए, तो ये हो गए हैं मेघालय के, सत्यपाल मलिक जो है मेघालय के हो गए, गवर्नर हो गए, ठीक। तो और देखते हैं, इससे हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो रेत टिब्बा पार्क व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है, गोवा सरकार ने, गोवा में, ठीक है। अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जान ही रहे हैं, चलिए ठीक है। और एडिशनल चार्ज मिला है किसको, भगत सिंह कोश्यार को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए तो थर्ड नंबर क्या है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में, है ना, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति, ये इंटरनेट स्पीड से है ना, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में ओकला स्पीड, क्या है, OOKLA, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का जो रैंक है इसमें कितना है, 131, 131वां है। देखिए यह जो है इंटरनेट मामले में ये एक सर्वे करती है, इंडेक्स, सर्वे इंडेक्स है, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। इसको ध्यान से देखिए, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, क्या नाम है, जो इंटरनेट स्पीड का सर्वे करती है कंट्री वाइज, इसका नाम क्या है, तो ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, ठीक है। ये 2020 में भारत का रैंक कितना बताया जा रहा है, 131। और यही बता दें कि 2019 में भारत का जो स्थान था इसमें 121 था, कितना था, 121, 121 था। और अभी इस साल 2020 में कितना हो गया, ये 131 हो गया, हम लोग 10 रैंक पीछे पिछड़ गए। और 2019 में ये कितना था, 121 था। तो ये जो है मोबाइल इंटरनेट की स्पीड के बारे में हर कंट्री का ये करता है। तो इसमें ये जो सर्वे किया गया, इसमें बता दूं कि कुल देशों की संख्या कितना थी 138, मतलब 138 देशों का सर्वे जो है इसमें किया गया। और 138 इसमें, जिसमें भारत का रैंकिंग कितना है, 131वां है, जबकि पिछले साल 2019 में कितना था, 121वां था। इसमें टॉप पर कौन रहा है, साउथ कोरिया, टॉप पर कौन रहा है इसमें, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया जो टॉप पर रहा उसकी एवरेज इंटरनेट स्पीड कितनी है, 121 Mbps, आप समझ सकते हैं, 121 मेगाबाइट पर सेकेंड। ये जो है साउथ कोरिया जो पहले स्थान पर है उसकी इंटरनेट स्पीड है, जो कि फर्स्ट स्थान पर जो है लीड कर रहा है इसमें, किसमें, ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में, ठीक, इंडेक्स 2020 में। तो हो गया 121। और देखिए, और 121 Mbps तो है ही इसका स्पीड, किसका, साउथ कोरिया के नेट का। लेकिन साथ ही एक बात है कि दुनिया भर में सबसे पहले 5G नेटवर्क को यूज करने वाला कह सकते हैं आप, तो ये है साउथ कोरिया, जिसने कि 5G स्पीड को जो है दुनिया में सबसे पहले नेटवर्क स्थापित करने का श्रेय मिला। 5G नेटवर्क स्थापित करने वाला पहला विश्व का देश कौन हो गया, साउथ कोरिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये सब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 पर आते हैं। विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना, ये रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया है फिर गुजरात में। देखिए विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना, रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया, गुजरात में। तो रोपवे परियोजना जो है, देखिए रोपवे परियोजना के तहत ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है या कोई घाटी है या बड़ा बड़ा पहाड़ी कहीं एरिया है, तो उसमें आपको चढ़ने में, मंदिर तक जाने में आपको बहुत काफ़ी मतलब ऊंचाई का सामना करना पड़ता है। तो आप जब ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में चलते हैं आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए राज्य सरकार ने एक रोपवे परियोजना चलाई है। रोपवे परियोजना में होता क्या है, रोप, रोप मीन्स रस्सी होता है, और वे मतलब रास्ता, मतलब समझिए कि जैसे आप पहाड़ी पर चढ़ कर जाते हैं, तो अगर रोपवे तरीका होगा तो ऐसे रस्सी लगी, मतलब ये रस्सी लगी होगी और इसमें एक बास्केट टाइप का लगा था, इसमें आप बैठ जाइए और सीधा चल जाइए। मतलब कहीं आपको जो है डिस्टेंस ये कवर करने का पैर से कोई जरूरी नहीं है, आप रोपवे की सहायता से आप जा सकते हैं। तो वही रोपवे परियोजना है। तो ये गुजरात में लागू है। और गुजरात के मंदिर में जो है इसको, गुजरात के जो मंदिर, जूनागढ़ के गिरनार में एक मंदिर है, तो वहीं पर जो है इसको लागू किया गया है। गिरनार पहाड़ी रोपवे में 130 करोड़ की परियोजना है। ये जो रोपवे परियोजना है ये कितने की है, 130 करोड़ की, 130 करोड़ की ये रोपवे परियोजना
है। और गिरनार पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है इसकी दूरी 2.13 किलोमीटर है। इस पर चढ़ने में आसानी लगती है। वो ये जो गिरनार पहाड़ी पर मंदिर है इसकी दूरी कितना है 2.13 किलोमीटर, 2.13 किलोमीटर। देखिए इतनी बड़ी जर्नी है, अगर पैदल आदमी चले तो थकना लाजमी है, और पहाड़ी एरिया है चढ़ाव पर, तो 2.13 किलोमीटर बहुत दूर हो जाता है। तो इसके लिए जो है वहां पर रोपवे बनाया गया। इस रोपवे की मदद से जो है 8 मिनट में यह दूरी तय की जा सकती है। यह जो 2.13 किलोमीटर का आप अगर इस रोपवे की सहायता से जाते हैं तो मात्र 8 मिनट जो है आप इस दूरी को कवर कर लेते हैं। तो ये कहां पर बनाया गया है? गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार में। ठीक है, गिरनार में एक पर्वत है, वहां मंदिर है, वहीं पर ऐसा किया गया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या है? हाल ही में पीएम ने गुजरात के किस शहर में, हाल ही में पीएम ने गुजरात के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? हार्ट हॉस्पिटल है ना, सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। तो ये किया है अहमदाबाद में। कहां किया गया है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, क्या नाम है इसका? अहमदाबाद पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल। वो जो हॉस्पिटल निर्माण किया गया उसका नाम है पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल। तो ये है कि हाल ही में पीएम ने गुजरात के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में किया गया। ठीक है, अब देखिए अहमदाबाद आया तो अहमदाबाद से जुड़ी हुई कुछ और भी ये है। देखिए अहमदाबाद, कुछ फैक्ट हम बता देते हैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है। सबसे बड़ा स्टेडियम, इसका नाम क्या है? पटेल स्टेडियम। क्या नाम है? पटेल स्टेडियम। तो ये स्टेडियम जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो कहाँ है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद से जुड़ी हुई कुछ बातें। अहमदाबाद कहाँ है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद के नर्मदापुरम के केवड़िया जिले में जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना। अहमदाबाद का एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है उसका? अहमदाबाद के केवड़िया जिले के, अहमदाबाद के नर्मदापुरम के केवड़िया जिले। देखिए नर्मदापुरम के केवड़िया जिले में है ना, केवड़िया जिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है ना, नर्मदापुरम के केवड़िया जिले में जो है ना, नर्मदापुरम के केवड़िया जिले में। ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। और वहीं का जो केवड़िया जिला है वहां पर जो है हमारा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति बनाया गया ना। 182 मीटर ऊंचाई है उसकी। कितनी हाइट है? 182 मीटर ऊंची जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है। ठीक, तो ये भी कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना, क्या बनाया? भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। किसने दिया है? कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। ये जो भाग्य लक्ष्मी योजना है मूल रूप से कर्नाटक में रह रही लड़कियों के लिए ये किया गया है कि उसमें जो है ये सरकार जो है लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय मदद देने के लिए जो है इस योजना को बनाई है, भाग्य लक्ष्मी योजना को। इसमें होता क्या है कि जो लड़की 18 साल के ज़्यादा एज की है, तो 18 साल से ज़्यादा उम्र होता है, तो वो 1 लाख तक का जो है इसमें भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत जो है 1,000 रुपये आवंटित राशि का जो है लाभ उठा सकती है। तो ये सरकार लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा देने की योजना है, जिसका उद्देश्य है LIC के बजाय डाक विभाग की योजना। मतलब LIC के बजाय जो है आप डाक विभाग की योजना, सुकन्या समृद्धि योजना को BPL परिवार की लड़कियों के लिए लागू किया गया है, जिसका बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों के लिए यह योजना लागू किया है। BPL परिवार की लड़कियों की है जब वह 18 साल की आयु पूरी करने के बाद वो 1 लाख तक की वित्तीय सहायता ले सकती है। तो ये था ये क्या है? भाग्य लक्ष्मी योजना, जो कर्नाटक सरकार ने चलाई है। और देखिए कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु है ना। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। तो इसका देखिए, अब देखिए बंगलोर हो गया, तो बंगलोर कहाँ है? वृषभावती नदी के किनारे है। बंगलोर कहाँ स्थित है? वृषभवती नदी के
किनारे स्थित है। कौन? बंगलुरु। और बंगलुरु के बारे में भारत की सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं? बंगलुरु को, जो भारत की सिलिकॉन सिटी है, भारत का गौरव है, बंगलुरु भी कहते हैं इसको। और भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? बंगलुरु में। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये भी स्थापित की गई है बंगलुरु में। और बंगलुरु का कुछ फैक्ट देखिए, बंगलुरु के यहाँ के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम कौन है? येदुरप्पा। कौन है? बीएस येदुरप्पा। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। ये जो कर्नाटक के सीएम है येदुरप्पा, येदुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ गवर्नर वजुभाई वाला। और बीएस येदुरप्पा का क्या है? यहाँ के सीएम है बीएस येदुरप्पा और वजुभाई वाला, ये कर्नाटक के गवर्नर हैं। ठीक। और देखिए कर्नाटक से जुड़े कुछ नेशनल पार्क देख लीजिए, आंसी, बद्रीपुर और कुद्रेमुख। अंसी, बद्रेपुर और कुद्रेमुख। देखिए अंसी, बद्रेपुर, और कुद्रेमुख, ये तीन जो है यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और बन्नर भट्टा नेशनल पार्क भी यही है, बन्नर है ना, बन्नर भट्टा नेशनल पार्क। तो देखिए कितना हो गया? 4 है ना। एक हो गया अंसी, एक हो गया बद्रेपुर, एक हो गया कुद्रेमुख और एक हो गया बन्नर भट्टा। तो 4 नेशनल पार्क याद रखना है। कहां से? कर्नाटक में। कौन कौन है? अंसी, बद्रेपुर, कुद्रेमुख, बन्नर भट्टा। अंसी, बद्रेपुर, कुद्रेमुख, बन्नर भट्टा, ये 4 हो गया। यहाँ नेशनल पार्क कहाँ हो गया? कर्नाटक में। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया 6, 7 पर आते हैं, है ना। मानव पशु संघर्ष को, है ना, मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने टास्क फोर्स, क्या हो गया? टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया है ओडिशा सरकार ने। किसने किया है? ओडिशा सरकार। मानव और पशु संघर्ष को कम करने के लिए, है ना। देखिए ये जो मानव और पशु संघर्ष है, ये हाल ही में आए दिन आप लोगों ने जो है करंट में न्यूज सुना होगा। इसमें क्या हुआ? उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़, एक जगह है सुंदरगढ़। ये जो सुंदरगढ़ है, इसमें जो है आए दिन ये सब परेशानियां सुनने के लिए मिलती है कि मानव के बीच और हाथियों के बीच, ये सुंदरगढ़ में जो है मानव और हाथी के बीच आए दिन संघर्ष होते रहता है और दोनों में झड़प होती रहती है। तो वही है, मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए ये जो सुंदरगढ़ में ऐसी जो घटनाएं हो रही है, उसको कम करने के लिए किस राज्य ने टास्क फोर्स, तो इसको, इस घटना सुंदरगढ़ में जो मानव और पशु, हाथी और मानवों के बीच जो ये सब चल रहा है टकराव, उसको कम करने के लिए ये टास्क फोर्स का गठन किया। ये किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने। अब देखिए उड़ीसा का बात हुआ तो उड़ीसा का सीएम तो जानते हैं कौन है? नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक जी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो ये है गणेशी लाल, गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। और उड़ीसा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया उड़ीसा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं क्या है। किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का फैसला किया? छत्तीसगढ़। देखिए किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेज, जितना भी मेडिकल कॉलेज, सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में और जिला अस्पतालों में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, जो जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन को जनरेट करने का, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। बहुत अच्छी बात है, स्थापित किया। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। देखिए मेडिकल, ये जो छत्तीसगढ़ के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा। मतलब ऑक्सीजन को जनरेट करने का, ऑक्सीजन को पैदा किया जाएगा, ऐसा समझिए। ऑक्सीजन जनरेट प्लांट स्थापित करने का जो फैसला लिया है, ये किसने लिया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ के सीएम कौन, छत्तीसगढ़ सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और अनुसुईया उइके कौन है? अनुसुईया उइके जो है यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। अनुसुईया उइके जो है यहाँ छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। ठीक। और देखिए हाल ही में जो है नीति आयोग द्वारा एक सर्वे किया गया, नीति आयोग द्वारा एक सर्वे हुई। उस सर्वे में यह पाया गया छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बीजापुर, है ना। छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बीजापुर। इस डिस्ट्रिक्ट को जो है सबसे ज्यादा आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट, मतलब टॉप पर जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट तैयार की गई, उसमें सबसे टॉप पर कौन था?
बीजापुर, मतलब आकांक्षी जिला। ये छत्तीसगढ़ का जिला है बीजापुर, जिसको कि नीति आयोग के सर्वे में जो है भारत का सबसे जो है मतलब आकांक्षी जिला के रूप में इसको पहला स्थान मिला। किसको? बीजापुर को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो क्या है, कौन सा देश इजराइल के साथ वीजा छूट समझौता, क्या नाम रखा है? वीजा छूट समझौता। वीजा छूट समझौता तक पहुंचने वाला पहला अरब देश बन गया है। वीजा छूट समझौता तक पहुंचने वाला पहला अरब देश बन गया, तो ये है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। क्या नाम है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए क्या है, कौन सा देश इजराइल के साथ वीजा छूट समझौता तक पहुंचने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया। देखिए इसमें जो है इजराइल और UAE, इजराइल और UAE, इन दोनों संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच आए दिन जो है बहुत ही, इसके पहले जो है कुछ समय पहले की बात है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन चल रहे थे और जो है आपसी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दोनों के बीच आपसी अशांति बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस अशांति को देखते हुए जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी ने इसको जो है मतलब ऐसा जो भी किया हो उसने जो है इन दोनों को समझाने का और शांत करने का, पूरी तरह से मतलब शांति व्यवस्था लाने के लिए जो उत्तरदायी दिया गया, किनको? डोनाल्ड ट्रंप को। तो संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच, तो इस दोनों के बीच जो दोनों का संबंधों को सुधार किया किसने? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसलिए जो है फिर दोनों देशों के बीच आपसी विवाद सुलझा और दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम आपस में उलझेंगे नहीं, और इसके लिए जो है वीजा छूट समझौता किया, है ना। कौन सा देश? इजराइल के साथ वीजा छूट समझौता। तो दोनों में आपसी प्रेम बढ़ गया। अब जब दुश्मनी होती है तो वो भी चरम पे आती है, और जब किसी हटली लगा होता है तो वह भी बहुत चरम पे हो जाता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा हो गया, और जो है दोनों ने क्या फैसला किया कि वीजा छूट समझौता तक पहुंचने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? संयुक्त अरब अमीरात। मतलब वीजा छूट समझौता, दोनों में आपसी प्रेम भाव मनाया गया। और इसके बीच जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनको जो है 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया जाना है पीस के लिए, शांति के लिए। 2021 के नोबेल पुरस्कार में उनका नाम नॉमिनेट किया गया। किनका? डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि दोनों को सुलझाने में इनका काम करना चाहिए। तो आदमी को सुलझाना चाहिए, अगर दो आदमी कहीं लड़ रहा है तो उसको सुलझाना चाहिए, उससे क्या होता है? अपना भी फायदा होता है। तो ये 2021 में जो है नोबेल के लिए, शांति पुरस्कार के लिए इसका डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नॉमिनेट किया गया। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? श्री विशाल वी शर्मा, है ना। हाल ही में यूनेस्को, है ना, यूनेस्को हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? श्री विशाल वी शर्मा। अगले राजदूत के रूप में कौन बन गए हैं? विशाल वी शर्मा। यूनेस्को के यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1945 को। 4 नवंबर 1945, 4 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। किसका? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और देखिए पेरिस जो है, पेरिस किस नदी किनारे है? तो पेरिस है आपका सीन नदी किनारे। पेरिस फ्रांस में है। तो यूनेस्को, तो ओद्रे ओजले ये इनके डायरेक्टर। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और पेरिस कहाँ है? तो सीन नदी के किनारे। पेरिस कहाँ है? सीन नदी के किनारे, है ना। पेरिस का सीन देखो, लंदन का टेम्स देखो। पेरिस सीन नदी किनारे और लंदन कहाँ है? टेम्स नदी किनारे। तो ये है। और देखिए यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को, और यूनेस्को के डायरेक्टर कौन है? तो ओद्रे ओजेल जो है यूनेस्को के डायरेक्टर हैं अभी। ठीक है, तो डायरेक्टर कौन है? ओद्रे ओजेल नाम है इनका। और ये क्या है? यूनेस्को के डायरेक्टर, इसके डायरेक्टर जनरल हैं ओद्रे के। ठीक, तो हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत कौन बने? श्री विशाल वी शर्मा। ठीक है, स्थापना 4 नवंबर 1945 को, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। ठीक है, सीन नदी किनारे। तो ठीक है, ये था आज का करंट अफेयर्स 26 अक्टूबर 2020 का। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।